हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आयशा स्टडी सेंटर। आज है 4 जनवरी 2026 और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI सहयोग समझौता किया है। यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग समझौता किया है। चलिए केन्या से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है, जिसे ग्रीन सिटी इन द सन कहा जाता है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रीन सिटी इन द सन कहा जाता है। इसकी मुद्रा केन्याई शिलिंग है। केन्या की मुद्रा क्या हो जाएगा? केन्याई शिलिंग। केन्या की अगर स्थिति की बात हम करते हैं तो केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। केन्या कहाँ स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में केन्या स्थित है तथा केन्या की सीमा इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा और दक्षिण सूडान से भी लगती है। केन्या की जो सीमा है वो इथोपिया से, सोमालिया से, तंजानिया से, युगांडा से और दक्षिण सूडान से भी लगती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क कहाँ स्थापित हुआ? क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क भारत का पहला कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में स्थापित होगा इसका क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क। अब देखिए, अब क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क क्या है? इसमें देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क का उद्देश्य क्वांटम तकनीक पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो तकनीकी और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। और भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन NQM की शुरुआत 2023 में की थी। कब किया था? तो 2023 में इसका शुरुआत किया गया था, नेशनल क्वांटम मिशन का, NQM का। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाना है। NQM का लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाने का इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2023 में की थी। कब किया था भारत सरकार ने? तो 2023 में किया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत। इस मिशन का उद्देश्य, ये जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है। भारत को क्या करना है? ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है। अब आगे देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका उत्पादन जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र से संबंधित। आगे है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसमें कार्बन की उत्पादकता एकदम शून्य होता है। और देखिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिफाइनरी स्तर पर असम में शुरू किया गया है। जो भारत का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिफाइनरी स्तर पर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये असम में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों को जोड़ती है? जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है वह मुख्य रूप से किन दो शहरों के बीच जोड़ेगी और किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। अब बुलेट ट्रेन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देख लेते हैं। यह परियोजना जापान के शिकानसेन तकनीक पर आधारित है। यह जो परियोजना है बुलेट ट्रेन परियोजना, यह जापान के शिकानसेन तकनीक पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो जापान के शिकानसेन तकनीक पर आधारित है। और बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 2017 में रखा गया था। कब रखा गया था? तो बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 2017 में रखा गया था। अब इस परियोजना में कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 508 किलोमीटर कुल लंबाई। और भारत एशिया का ऐसा देश बनेगा जहां स्वदेशी मतलब यानी कि स्वनिर्मित हाई स्पीड रेल तकनीक का विकास हो रहा है। यानी कि मेक इन इंडिया हाई स्पीड रेल तकनीक का विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ये जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी हो गया, तो जहाँ ब्लू आएगा समझिए पानी से संबंधित है। तो पानी का मतलब हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? समुद्री संसाधन। ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री संसाधन से संबंधित है। अब ब्लू इकोनॉमी क्या है और इसका क्या उपयोग होगा? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों पर सतत और जिम्मेदार उपयोग करना। यानी कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो समुद्री संसाधनों का सतत और जिम्मेवार उपयोग। और इसका उद्देश्य हो जाएगा, ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। जो समुद्री पारिस्थितिकी की संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। और ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को विश्व बैंक ने लोकप्रिय बनाया है। ब्लू इकोनॉमी को किसने लोकप्रिय बनाया? तो विश्व बैंक के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। और ब्लू इकोनॉमी में मछली पालन, समुद्री पर्यटन, बंदरगाह, जहाजरानी और अतटीय ऊर्जा शामिल है। ब्लू इकोनॉमी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो मछली पालन हो जाएगा, समुद्री पर्यटन हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा, जहाजरानी हो जाएगा और अपतटीय ऊर्जा भी शामिल किया गया है। और ब्लू इकोनॉमी भारत के सागरमाला प्रोग्राम से जुड़ा है। और जो ब्लू इकोनॉमी है किससे जुड़ा है? तो भारत के सागरमाला प्रोग्राम से जुड़ा है ब्लू इकोनॉमी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में किया जा रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। अब यह क्या है सेमीकंडक्टर, इससे हम बात करते हैं। टाटा समूह ने ताइवान की पावर चिप के साथ साझेदारी में फैब लगाने की घोषणा किया है। तो टाटा समूह के द्वारा ताइवान की पावर चिप के साथ साझेदारी किया गया है। और सेमीकंडक्टर फैब से एआई, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस और स्पेस सेक्टर को लाभ मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो एआई के क्षेत्र है और 5G के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किससे संबंधित है? यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो यह व्यापार और कनेक्टिविटी से संबंधित है। अब देखते हैं, इससे बात करते हैं आईएमईसी से। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को आईएमसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। आईएमईसी को क्या कहा जाता है? तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। आईएमईसी में भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय देश शामिल है। आईएमईसी में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा और यूरोपीय देश भी शामिल है। यह गलियारा समुद्री और रेल मार्गों का संयुक्त नेटवर्क होगा। यह जो गलियारा होगा आईएमईसी का, इसमें समुद्री और रेल मार्ग का संयुक्त नेटवर्क होगा, यानी कि आने जाने का सुविधा होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सॉरी 8 देखेंगे। दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किस देश में मनाया गया? दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किस देश में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा किरीबाती में मनाया गया है दुनिया का सबसे पहले नए साल का जश्न। अब देखिए, दुनिया के एक छोटे से द्वीप देश किरीबाती ने भारत से करीब 8.5 घंटा पहले यहाँ नए साल का जश्न मनाया गया। किरीबाती जो है 33 एटोल, एटोल का मतलब होता है गोलाकार कोरल द्वीप से बना है। प्रशांत महासागर के 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हरून इंडिया रिसर्च लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बन गई? तो हारून इंडिया के अनुसार 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल बनी है हारून इंडिया के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक। अब देखिए, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उलाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक यानी कि प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 50,170 करोड़ है और उन्होंने सत्या नडेला यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और सुंदर पिचाई गूगल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। ये जो जयश्री उलाल हैं सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिए हैं अमीरी के मामले में। देखिए, और जयश्री उलाल अरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और सीईओ हैं। जयश्री उलाल क्या हैं? तो अरिस्टा नेटवर्क का अध्यक्ष और सीईओ है जयश्री उलाल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चिकित्सा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अब राजस्थान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। वो हाल ही में 95 रामसर साइट का दर्जा जो सिलिकट झील है वो राजस्थान में ही है और राजस्थान सरकार ने SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब भी जीता है। तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, जो कहाँ की रहने वाली हैं? तो राजस्थान की रहने वाली हैं। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे वर्ष 2026 का इजराइल का शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है? जो इजराइल का शांति पुरस्कार है, इजराइल का शांति पुरस्कार 2026 का किसे सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार देने का घोषणा किया है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर इजरायली व्यक्ति बने हैं और पिछले 80 वर्षों में पहली बार यह सम्मान किसी विदेशी नागरिक को मिला है। यानी कि जो इजराइल का शांति पुरस्कार है वह पिछले 80 वर्ष के बाद पहली बार किसी विदेशी नागरिक को दिया गया है। और किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। इससे पहले 25 में उन्हें फीफा का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप को 25 में उन्हें फीफा का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुदाई से 2000 वर्ष पुराना या 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो किस राज्य में मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहरपुरा गांव में
टीले की खुदाई से लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहनपुरा गांव से मिला है। कहाँ से मिला है? बारामूला जिले के जहनपुरा गांव से मिला है। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ एवं बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। और पीएम मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम, माँ की बात नहीं, मन की बात कार्यक्रम के तहत 129वें एपिसोड में इसका वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। मुंबई में किया गया है। अब देखिए, भारतीय तट रक्षक बल ने मुंबई में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास शुरू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा समुद्र में तेल प्रदूषण की घटनाओं पर शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की तत्परता बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जो समुद्र से जो तेल का निकासी होता है उससे प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण की घटनाओं और शीघ्र प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत सरकार ने इसका यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी ITVISMA देने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक बार देने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी देने वाला पहला देश बन गया है। अब देखिए, ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है? तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवंशिकी बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी की नसों को प्रभावित करती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। यह क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यह एक आनुवंशिकी बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी की नसों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी की नसों को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब देखिए, ITVISMA टीका फार्मा कंपनी नोवेटिस ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? तो टीका फार्मा कंपनी है जिसका नाम है नोवेटिस ने तैयार किया है ITVISMA टीका। इसका नाम है टीका का तैयार किया है। अब देखिए, अबू धाबी शेख खलीफा मेडिकल सिटी दुनिया का पहला अस्पताल बन गया है जहां स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी प्रदान की जा रही है। तो कहाँ किया जा रहा है? तो अबू धाबी शेख खलीफा मेडिकल सिटी में इसका जीन थेरेपी किया जा रहा है। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां राज्य वेतन आयोग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जो 8वां वेतन आयोग है उसको अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अब देखिए, असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 8वीं राज्य वेतन आयोग को गठन की मंजूरी दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शुभम दास के द्वारा किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्व जो मुख्य सचिव हैं असम के, उनके द्वारा यह अध्यक्षता किया गया है। और 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो असम के द्वारा गठित किया गया है उसका अध्यक्ष कौन होंगे? तो शुभम दास उनका अध्यक्ष होंगे। आगे देखते हैं। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन करती है। जो वेतन आयोग है उसका गठन कितने वर्ष पर किया जाता है? तो 10 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। जैसे पहला वेतन आयोग हो गया, दूसरा वेतन आयोग हो गया। अब तक लगभग 1947 से अब तक लगभग 7 आयोग स्थापित किया जा चुका है। कितना हो चुका है? 7। अब 8वां हो रहा है। और वेतन आयोग में देखिए, वेतन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वेतन आयोग का क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और वेतन आयोग में सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच ला सकें। थैंक यू।